हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग मोलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं। आगे मैंने आपको कहा था थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं एग्जामिनर, तो वो पॉइंट्स को भी अपन लोग को अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार। देखिए, एग्जामिनर जो है वो किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से आप लोगों को और कंफ्यूज कर सकता है। देखिए जरा, सबसे पहला आप लोगों को बोल सकता है कि सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए। सबसे पहले क्या कर दिया जाए, सॉल्यूशन को डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले 50 ग्राम अमोनिया, ऐसा मान लेते हैं, 50 ग्राम यूरिया मान लेते हैं, चलो 50 ग्राम यूरिया 1 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि यदि उसको 10 गुना तनु कर दिया जाए, 10 गुना 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया जाए, तो बताइए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। 10 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, पहले विलियन का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। 10 गुना करने का मतलब हो गया, अब विलियन का वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब 10 लीटर वॉल्यूम में 50 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो बताओ उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो इसको करने के लिए अपने पास इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक ट्रिक है, जिसको अपन डाइल्यूशन लॉ के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपन आगे बढ़ाते हैं, ये एक बार अब आप देखो। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 68.4 ग्राम्स यूरिया इज प्रेजेंट in 1 liter solution. Calculate molarity of solution if it is diluted 10 times। मतलब 10 गुना अगर अपन इसको डाइल्यूट कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे करना है। अब देखो भाई, फॉर्मूला तो ये रहा, m1v1 इज इक्वल्स टू m फाइनल v फाइनल। ये चाहिए मेरे को तो, है ना भाई, फाइनली तो चेक करना है ना, यही तो कैलकुलेट करना है। अब देखो v इनिशियल, इनिशियली वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। इनिशियली मोलैरिटी कितनी है ये तो बताओ पहले, क्योंकि तभी तो सॉल्व करोगे। फाइनली वॉल्यूम कितना ये आपको मालूम है, पहले 1 लीटर था, 10 गुना तनु कर दिया तो फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। ये अपन को कैलकुलेट ही करना है ना, तो ये तो बताएं। तो देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यूरिया का तो मोलर मास इतना ही होता है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, लीटर में ही चाहिए ना अपन को। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 68.4 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, इनटू में हो गया 1, ये अपन को कैलकुलेट ही करना है, ये हो गया अपना 10। तो देखो 60, इसको ऐसा लिख लो, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 68.4 डिवाइडेड बाय 60 इनटू में 10, और इसको भी हटा दोगे तो यहाँ पे एक और 10 आ जाएगा, यही तो होगा। तो देखो 684 डिवाइडेड बाय 6 इनटू में 10 टू पावर -3, इसको ऐसा लिख दूं क्या, चलेगा। अब देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 इनटू में 10 टू पावर -3। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 0.114, ये हो गया इसका मोलैरिटी। आया समझ में कैसे करना है। डाइल्यूट करने का केस समझ में आ गया। डाइल्यूट करना है, किससे डाइल्यूट करते हैं, हमेशा पानी से डाइल्यूट करते हैं, ये याद रखना। हमेशा तनु किससे बनाते हैं, पानी से बनाते हैं। यहां तक क्लियर है अपन लोगों को, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक करके अपन लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे अपन को पता रहे कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस अपन से पूछ सकता है।
देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ना बोल के इसने क्या बोल दिया कि सोल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया, 12 लीटर तक डाइल्यूट कर लिया। 12 लीटर तक डाइल्यूट कर लिया मतलब पहले 4 लीटर था, फाइनली कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। यही तो हुआ ना, राइट। इस वर्ड को देखो आप लोग, इंग्लिश हिंदी सब ये देखो, है ना। आपको बोला जा रहा है डाइल्यूट किया जा रहा है कितना, 12 लीटर तक, अप टू बोला हुआ है, ठीक है। अगर इसकी जगह आप ऐसा बोल देते बाय 12 लीटर्स कि डाइल्यूट कितना कर रहे हैं, 12 लीटर मिला रहे हैं। 12 लीटर मिला रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता, 4 तो पहले ही था, 12 मिला देते तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता, 16 लीटर्स हो जाता, 16 लीटर हो जाता। तो अपन को ये बाय और अप टू इन दोनों में ध्यान रखना है। अपन को अप टू गिवन है, अपन उसी से सॉल्व करेंगे। तो देखो M1V1 इज इक्वल्स टू M फाइनल V फाइनल, आप लोग M2V2 भी लिख सकते हो, M फाइनल V फाइनल लिख देते हैं। तो देखो इनिशियली क्या होना चाहिए, इनिशियली होना चाहिए 180 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये तो आपको कैलकुलेट ही करना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 12 लीटर्स हो गया। इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे हो गया 3, इधर हो गया MF इंटू में 12 और यहाँ पे आ जाएगा फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.25 कैपिटल। बताइए 3/12 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25। तो डाइल्यूट वाले क्वेश्चन में तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, जहां जहां से क्वेश्चन में ट्रिक बन सकती है, जहां जहां से टफनेस आ सकती है, वो अपन लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है जहां पे आपको बोल दिया जाए कि 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। तो 2 सॉल्यूशन को मिक्स करना है मतलब अब वो 2 सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं वो देखा जाए। तो पहले अपन क्या करते हैं, सबसे सिंपल वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फिर उसके बाद अपन उसको थोड़ा टफ बनाएंगे। तो मान लेते हैं पहले सेम, मतलब अब यहां पे अपन लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 or more same nature solutions are mixed, सेम नेचर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। देखो जरा, अब देखो एक बात बताओ, पहले सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी है M1, दूसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, सॉरी पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1, उसका वॉल्यूम है V1। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक। M2V2 दूसरी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया एक में, उससे क्या बन जाएगा, एक नया टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका वॉल्यूम होगा V3। तो एक चीज देखो, चाहे कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, जब आप 2 सॉल्यूशन को जोड़ते हो तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम हमेशा दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम का एडिशन ही होगा, और यहां पर उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी M। पहले तो बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ, ये देखो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, और M3 मतलब M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3। आप चाहें तो V3 लिख ले, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे मैं अभी प्लस लगा रहा हूँ, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, सेम नेचर के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। अगर डिफरेंट नेचर के सॉल्यूशंस होंगे तो कैसे करना है वो भी मैं भी आप लोगों को सिखा देता हूँ यहाँ पर, वो कैसे करना है। लेकिन पहले सेम नेचर वालों की बात कर लो, अभी ऑटोमेटिक समझ में आएगा सेम नेचर मतलब क्या, डिफरेंट नेचर मतलब क्या, अपोजिट नेचर मतलब क्या, कैसे पता चलेगा वो भी अपन को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी अपन लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है दो सोल्यूशन है, 750 ml पहले सोल्यूशन का, 0.5 कैपिटल एम HCl, दूसरा 2 कैपिटल एम HCl के 250 ml लेना है,
तो आपको क्या बोला है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। परिणामी जो विलयन आपने बनाया है, इस परिणामी विलयन की मोलरता आप लोगों को ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करते हैं वो एक बार आप देखो, कितना आसान काम है। M3 यही तो आपको फाइनली निकालना है। M1 पहले वाले की मोलरता कितनी है, 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000। बोले 1000 क्यों आया, 750 प्लस 250, यही आना चाहिए ना। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में रखा है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में ही, और फिर ये दोनों वॉल्यूम्स भी किस में आ जाएंगे, मिलीलीटर में ही आ जाएंगे। अगर यहाँ पे लीटर तो यहाँ पर भी लीटर, और इन दोनों का एडिशन भी किस में आना चाहिए, लीटर्स में। तो सब मिलीलीटर में रखे अपन लोगों ने, तो इसलिए अपन लोग इसको इस तरह से रख रहे हैं, राइट। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या, देखो अल्टीमेटली 875 डिवाइडेड बाय 1000, तो नेट आंसर इज 0.875 कैपिटल M इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सिंपल है। अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। उसमें देखो अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं, राइट। और यही अपन लोग अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप के या अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन दे दे तो अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो बड़ा आसान सा काम है। पहले अपन लोग इसका एक दो वैरायटी वाले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर वो देखेंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ये है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ resultant solution obtained from mixing of equal volumes of 2 capital M and 3 capital M HCl सॉल्यूशन। देखो भाई बहुत सिंपल है, आपको फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन दोनों की मोलैरिटी दे दी, दोनों का वॉल्यूम क्या है पता नहीं है, लेकिन ये बोला है दोनों के वॉल्यूम्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, तो V मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो M3 फाइनली M1 कितना है 2 इंटू में V प्लस 3 इंटू में V, टोटल वॉल्यूम कितना भाई, इसका वॉल्यूम कितना V, इसका वॉल्यूम कितना V, टोटल 2V। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2V प्लस में 3V डिवाइडेड बाय में 2V, सॉल्व करने पे आया 5/2, V से V कैंसल आउट हो गया भाई, 5V आएगा, ये लो नीचे आएगा 2V, V से V कैंसल आउट हो गया, नेट इफेक्ट इज 2.5 कैपिटल। यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 कैपिटल M and 2 कैपिटल M KOH solution to be added to make 3-liter solution of 2.5 capital M KOH solution। देखिए बहुत आसान सा काम अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन एक बार समझ लो, आपको 4 कैपिटल M और 2 कैपिटल M KOH सॉल्यूशंस हैं, उनके वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं, दोनों के, 4 कैपिटल M वाले का भी और 2 कैपिटल M वाले का भी, दोनों का फाइंड आउट करना है। आपको ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का क्या है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसे बनेगा क्या, 3 लीटर सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी 2.5 कैपिटल M। मतलब ऐसा नहीं हो गया ये दो सॉल्यूशन मिलाओ
और नया सोल्यूशन बनाओ, तो नया सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी 2.5 और उसका वॉल्यूम कितना 3 लीटर। तो आपको क्या गिवन है भाई, आपको गिवन है M3 इज इक्वल्स टू 2.5, V3 जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3 लीटर्स, राइट। और क्या गिवन है आप लोगों को, आपको गिवन है M1 कितना 4 कैपिटल M, M2 कितना 2 कैपिटल M। सारे सोल्यूशन के हुए चाहिए, ये भी के हुए चाहिए, ये भी के हुए चाहिए, तो सेम नेचर ही तो हुआ। तो आप देखो, मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहले वाले का वॉल्यूम मान लेते हैं V लीटर बोल देते हैं, तो दूसरा वाला जो सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन मतलब जिसकी मोलैरिटी 2 कैपिटल M है, वो कितना हो जाएगा 3 माइनस V। भाई एक बात बताओ, मेरे को दूसरे वाले का निकालना है वॉल्यूम, तो क्या करूंगा 3 में से V1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और V1 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर V मान लिया, यही तो आएगा पक्का। तब देखो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा M3 V3 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। M3 V3 सब कुछ गिवन ही है अपन को, 2.5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू M1 है हमारे पास में 4 इंटू में V और इधर आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस V, यही तो आएगा। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4V प्लस 6 माइनस 2V और इधर हो जाएगा हमारे पास में 7.5। जल्दी से देख लीजिए, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 2V। देखो कैसे, 4V में से 2V सब्ट्रैक्ट किया तो 2V बचा और ये जो 6 था इसको इधर भेज दिया, तो 7.5 में से 6 घटाएंगे 1.5 बचेगा। फाइनली जो मेरे पास में वॉल्यूम आया वो आ गया मेरे पास में 0.75 लीटर्स। अपन ने V किसको माना था, V1 को। V1 मतलब हो गया मेरा, V1 हो गया मेरे पास फर्स्ट वाले सोल्यूशन का, राइट। तो फर्स्ट वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना 0.75 लीटर्स, ठीक है। तो सेकंड वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना 3 माइनस 0.75 लीटर्स, अल्टीमेटली आ जाएगा 2.25 लीटर्स। कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे जनरल मिक्सिंग के अंदर में। अब देखो ऐसा हो सकता है क्या, अभी तक हम HCl का सोल्यूशन ले रहे थे तो दूसरा सोल्यूशन भी क्या था HCl का, KOH सोल्यूशन लिया तो KOH का ही हो गया। अब अपन को ये देखना है यहाँ पर कि अगर मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यहां पर अपोजिट सॉल्यूशंस भी तो हो सकते हैं, अपोजिट मतलब जहां पर एक एसिड हो और एक बेस हो सकता है। देखो इसका मैं आपको बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया आपको सिखा रहा हूं, एलिमेंट्री मतलब बिल्कुल बेसिक आइडिया। इसके टफ क्वेश्चंस अपन इस कॉन्सेप्ट से डिस्कस नहीं कर सकते। पहले आपको मैं एकदम सिंपल वाले सिखा देता हूं। सिंपल वालों का क्या मतलब है, देखो 750 ml of 0.5 कैपिटल M HCl, ठीक है। इसको मिक्स किया हम लोगों ने 250 ml of 1 कैपिटल M NaOH, राइट। फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। वैसे देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सही तो है, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी मैं ही आपको साथ में बता दूंगा कि इसको अपन लोग कहां यूज नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का भी एक अपर लेवल वाला ट्रिक है, वही सीख लो। सबसे टॉप वाली ट्रिक सीख लो, छोटी छोटी ट्रिक सीखने की जरूरत होती ही नहीं है। अब एक बात बताओ, ये कैसा सोल्यूशन है एसिडिक, ये कैसा सोल्यूशन है बेसिक। जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा ना सोल्यूशन। तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, तो इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले न्यूट्रल नहीं बन रहा था, पहले एसिड में एसिड मिक्स हो रहा था, बेस में बेस मिक्स हो रहा था। तो आप देखो, अब आप यहां पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, M3V3 इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला ये हो जाएगा, माइनस आ गया यहां पर। माइनस कब आएगा, जब डिफरेंट या फिर अपोजिट नेचर सॉल्यूशन अवेलेबल हो। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि ये फॉर्मूला अपन को केवल यूज कब करना है, ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है केवल और केवल तभी जब
जैसे HCl है, इसमें कितने H प्लस हो सकते हैं? एक। NaOH में कितने OH माइनस हो सकते हैं? एक। तो इसको अपन बोलते हैं N फैक्टर। अभी ये कुछ नई चीजें आ गई है यहाँ पर, है ना, तो इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। मैंने आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बोला था ना, वहां पे अपन डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि इनका N फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब एसिड से कितना H प्लस निकलना चाहिए? 1। बेस से कितना H प्लस निकलना चाहिए? बेस से कितना OH माइनस निकलना चाहिए? 1। बस इसी जगह पे यूज करना है, इसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं करना है। इसलिए अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इसके नहीं डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देख लो, तो वो हो गया 1000 M1 मतलब 0.5 इंटू में 750 माइनस 250 इंटू में 1। ये अपना इसका सोल्यूशन। अब देखो ये 1000 को इधर लेके चले जाए, 1000 इधर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हो गया अपना 375 माइनस में 250 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व करोगे इधर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 1000 इज, और यहाँ पे आ जाएगा 0.125 कैपिटल M, और ये हो गया मोलैरिटी। फाइनली जो है वो मोलैरिटी है। अब देखो एग्जामिनर इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और पूछता है। ये जो मोलैरिटी आ रही है वो किसी न किसी के तो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है? ये है या फिर ये है? मतलब HCl बचा या NaOH बचा? तो आप देखो, आपने M1V1 किसको माना था? M1V1 का डेटा है 0.5 इंटू 750, 0.5 और 750, मतलब आपने किसके लिए माना था? एसिड के लिए। और उसमें से माइनस क्या किया था? बेस का डेटा। एसिड माइनस बेस करने पर ये डेटा आ तो पॉजिटिव ही रहा है ना, मतलब बेस तो पूरा का पूरा गया, न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया। तो बचा किसका डेटा? ये एसिड का डेटा बचा। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमने इसको और इसको मिक्स कर दिया, व्हाट इज द रिजल्टेंट नेचर ऑफ द सोल्यूशन। भैया जो सोल्यूशन आपके पास बनेगा उसका नेचर बता दो आप। तो वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो परफेक्टली न्यूट्रल है। परफेक्टली न्यूट्रल कब हो सकता है? जब ये वैल्यू कैसी आ जाए? 0 आ जाए। अगली बात समझ में? परफेक्टली न्यूट्रल तभी हो ना कि भाई जितने H प्लस आयन थे उतने के उतने OH माइनस आयन आ गए, कहानी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, राइट। तो देखो ये चीज सीखना है, तो बस ये ध्यान रखो, M1V1 अगर आपने एसिड के लिए लिया और सॉल्व करने पर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक। अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आए तो क्या ज्यादा था? M2V2। M2V2 किसके लिए लिया था? बेस के लिए। तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा। बताइए यहां तक की चीजें अपन को समझ में आती है क्या? क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इस पे काफी क्वेश्चंस किए अपन लोगों ने, है ना, तो अब अपन को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है कि किस तरह से अपन लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी ये दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है। इसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मोललता, राइट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन? मोललता इसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको बोलना है? तो देखो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को मोलैरिटी की डेफिनेशन याद है? आप लोगों को मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर याद होगी तो आप लोगों ने लिखा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब की बार सोल्यूशन नहीं है, अब की बार सॉल्वेंट है ना, इज नोन एज मोलैलिटी। हिंदी वालों के लिए अगर अपन बात करें, पहले क्या लिखते थे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ऐसे ही तो पढ़ते थे। अब क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहा जाता है, जिसे स्मॉल m से भी प्रदर्शित किया जाता है ना। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैलिटी इधर हो जाएगा स्मॉल m, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल की संख्या डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। और मोल की जो यूनिट है वो तो मोल ही रहती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो जो इसकी यूनिट होगी वो हो जाएगी
मोल प्रति किलोग्राम, और आप चाहो तो इसको किससे डिनोट कर सकते हो, स्मॉल m से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये अपन लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर? हिंदी में लिखने की कोई खासा जरूरत नहीं है। अब देखो इसको अपन लोग अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बना के अगर अपन इसको याद करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, अब देखो विले के मोल तो अपन लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये विले के मोल हो गए, मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये मास ऑफ द सॉल्वेंट कौन सा होगा, क्या हर बार मोलर मास ही होगा क्या, नहीं। मैंने कहा जी 1 किलो पानी में 1 किलो चीनी अवेलेबल है, मैंने कहा जी 2 किलो पानी में 50 ग्राम चीनी अवेलेबल है, तो क्या बदल रहा है, 1 किलोग्राम पानी कभी 2 किलोग्राम पानी, तो इसका मतलब गिवन मास हुआ ना, दिया गया भार हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे दिए गए भार को अपन लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, WA से। ए लिख दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट है, और W हमेशा गिवन के लिए ही होता है, पक्का। ये किस में है, मान लेते हैं ये ग्राम्स में, आप क्या करो, किलोग्राम में रखना है, ग्राम्स में तो चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बताइए बात समझ में आ गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। आई होप यहां तक की चीजें सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपन को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं, अब तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा, देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो जो डेटा दे रखा है अपन उस पर फोकस कर लेते हैं। अपन को क्या क्या डेटा दे रखा है, अपन को सबसे पहले दे रखा है WB कितना, 120 ग्राम, WA भी दे रखा है 500 ग्राम, और यूरिया दे रखा है, इसका मतलब MB भी दे रखा है, और वो हो गया हमारे पास में 60 ग्राम। पक्का? मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB, इधर आ जाएगा WA और ऊपर आ जाएगा 1000। क्लियर? इधर देखो 120 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 500, और इधर हो जाएगा 1000। ये हो गया 2, ये हो गया 2। अल्टीमेटली आंसर कितना आया, 4, स्मॉल m यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए मोलैलिटी। आ गया समझ में कैसे अपन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भाई WB आपको गिवन है 49 ग्राम्स, आपको H2SO4 भी दे रखा है, इसका मतलब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया 98 ग्राम्स, और क्या दे रखा है आपको, WA दे रखा है, वो है 2.5 kg। ठीक है, अगर आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका मतलब फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर में, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2500 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 2.5 किलो में कितने होंगे 2500, है ना। चलिए तो देखिए मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 98 इनटू में 2500 और ऊपर हो जाएगा 1000, यही होना चाहिए। पक्का? यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2, ये 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, अल्टीमेटली इधर आ गया 10/50, यही तो आएगा, ऊपर तो 10 ही बचा, नीचे 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा
0.2। श्योर, यहां तक सबको क्लियर है? आसान। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं अभी डेंसिटी वाले पार्ट्स को भी मिक्स कर देता हूं। चलो एक क्वेश्चन डेंसिटी वाला ही करा देता हूं। देखिए डेंसिटी वाला क्वेश्चन करते हैं तो किस तरह से करें। वन 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट in 1 liter aqueous solution. Find capital M and small m, और आपको गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml। चलिए जी, अब देखो दोनों को मिक्स कर दिए, एक साथ पूछ भी लेते हैं और डिस्कशन भी हो जाएगा डेंसिटी कहां से आएगी इसके अंदर में, है ना। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कैपिटल एम कैलकुलेट कर सकते हैं या स्मॉल एम कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप देखो क्या गिवन है, पहले उससे दिमाग लगा लो, अपना काम वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो है WB, कितना 180 ग्राम्स। आपको MB भी गिवन है, वो कितना है 60 ग्राम्स, ठीक। और क्या गिवन है, 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है ना, कितना 1 लीटर, और आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीलीटर में। तो देखो इन दोनों से मुझे क्या मिल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया। मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, मोलैरिटी कितना, ये हो जाएगा अपना 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 मोल्स इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो अल्टीमेटली हमारी मोलैरिटी कितनी आ गई, 3 कैपिटल एम आ गई। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगला पार्ट यही है कि अब अपन मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए तभी तो निकाल पाओगे यार, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। भाई अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, D इज इक्वल्स टू M बाय V। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, मैंने उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये लो, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml। ml से ml कट जाएगा, ग्राम्स में आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली कितना। ये क्या चीज है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सॉल्यूट का मास विलेय का भार प्लस विलायक का भार इज इक्वल्स टू 1180 ग्राम्स। यही तो हुआ। विलेय का भार कितना भाई, 180 ग्राम दे रखा है, प्लस ये अपन को पता करना है, तो ये हो गया WA। A मतलब सॉल्वेंट और मास है, तो गिवन मास के बारे में तो जानना चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1180 ग्राम्स। तो देखो WA कितना हो गया, 1000 ग्राम्स। कितना आसान काम हो गया। आगे देखो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम, और ग्राम में लिखते हैं तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो गया, 3 स्मॉल। बताइए ये बात अपन को समझ में आया या नहीं, पक्का। तो डेंसिटी से किस तरह से क्वेश्चंस कर पाएंगे,
कैसे अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्या था, सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपन लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देख लेते हैं एक बार। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक रिवाइंड कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। कोई डाउट है तो एक बार आप लोग दोबारा से वीडियो देखिए। सब कुछ यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे आप लोग को समझाया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। तीसरे टाइप की जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। और इस मोल फ्रैक्शन को अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं एक बार देखते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज मान लो, अभी तक अपन को यहाँ पे अपन को ये तो पता है कि दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में गिवन हो सकते हैं? इसका वॉल्यूम गिवन हो सकता है, इसका मास गिवन हो सकता है ना। ये इस तरह से अपने पास गिवन हो सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ना सॉल्यूट चाहिए, ना मतलब ना मेरे को मास के टर्म्स में चाहिए, ना मेरे को वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ही चाहिए। तो देखो, अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, मान लीजिए कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाया हम लोगों ने जिसमें क्या है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। आप लोगों का एक जनरल नॉलेज इंक्रीज कर देता हूं। अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो उस सॉल्यूशन को अपन लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हिंदी में भी यही बोला जाएगा, बाइनरी विलयन। अगर एक सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट अवेलेबल हो, सॉल्वेंट हमेशा कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे, तो सॉल्यूट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा एक ही रहेंगे, ठीक है। एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट अवेलेबल हो तो उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट और तीन सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो टोटल मिला के कितने हो गए? चार हो गए ना। तीन, एक तो ये हो गया, तीन ही हो गए, तो उसको अपन बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। वैसे ज्यादातर अपने कोर्स में क्या आता है? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। उसका क्या नाम बोला मैंने अभी? बाइनरी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए, ठीक, तो अब भाई इसके जो भी नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास हो, इसका सारा डेटा किसमें आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स में। इसका सारा डेटा किसमें आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स में। अब आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सॉल्वेंट के लिए ए, सॉल्यूट के लिए बी। तो देखो, आप लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले बात तो ये आप जान लो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। इसका सिंपल अगर अपन से कोई फॉर्मूला ही पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताइए, तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो कितना आसान होता है। इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय total number of moles in solution, in solution। अच्छा, आप लोगों से एक और चीज, इसकी कोई यूनिट पूछे तो यहाँ पे क्या है? ऊपर भी लिखोगे मोल, नीचे भी लिखोगे मोल। भाई ऊपर लिखे 5 मोल, नीचे लिखोगे 50 मोल। टोटल मोल मतलब टोटल मोल ऑब्वियसली ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो क्या है? यूनिट लेस है, मतलब इसकी कोई यूनिट है ही नहीं, इसकी कोई यूनिट है ही नहीं। बताओ यहां तक करने की बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अब देखो भाई, यहां पे मैंने लिख दिया 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैं फर्स्ट कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे लिखता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट तो मैं यहां पर x2 लिख रहा होता। मैं लिख देता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मैं यहां पे क्या लिख देता? x ऑफ सॉल्यूट लिख देता मैं यहां पर, राइट। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही तो होते हैं टोटल मोल्स। इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है। इसको फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं ताकि अपने को थोड़ा और चीजें समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहां पे क्या लिखूं मैं? एज पर द फॉर्मूला सॉल्यूट के नहीं, सॉल्वेंट के मोल्स, क्योंकि किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? सॉल्वेंट के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिख दिया जाए,
एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू Na अपॉन में Na प्लस Nb। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। एक काम करते हैं, थोड़ी सी नई मैथमेटिक्स और सीख लेते हैं। नई मैथमेटिक्स ये है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखो ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या करना है, अभी पहले राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड पे इधर क्या लिखा हुआ है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, प्लस राइट साइड बाद में देखेंगे, है ना, सॉरी लेफ्ट साइड बाद में देखेंगे। इधर क्या लिखना है, पहले इधर देखो, इधर लिखोगे Na अपॉन में Na प्लस Nb। सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो देखो दोनों का एक ही आ रहा है, Na प्लस Nb, और इधर हो जाएगा Na प्लस Nb। नेट इफेक्ट 1। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन में कितनी चीजें अवेलेबल थी? दो ही चीजें अवेलेबल थी, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैंने क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। अब केमिस्ट्री लगा रहा हूँ, पहले सिर्फ मैथमेटिक्स के टर्म्स से समझाया, अब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है। सोल्यूशन में दो चीजें अवेलेबल थी, एक था सोल्यूट एक था सॉल्वेंट। मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड किया, तो मैं यहाँ पर सिंपल इतना सा लिख सकता हूँ, क्या, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। भाई जो भी हमारे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स, उनका ही तो मोल फ्रैक्शन निकलता है, और उन सब का समेशन कितना आता है, 1 आता है क्या। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x ऑफ सोल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट, यही तो हुआ। तो इसका मतलब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट्स किसी सोल्यूशन में गिवन होंगे, उन सब का समेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मोल फ्रैक्शंस का समेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आई थिंक क्लियर है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे अपन लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए डस्टर ये रहा, लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, 44 ग्राम CO2 और 48 ग्राम ऑक्सीजन को मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया। अब ठीक है, गैसियस सोल्यूशन बनाया गया। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को मोल्स पता होने चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, बस मुझे तो ये पता है किसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, CO2 के। तो क्या लिखूंगा, CO2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मुझे किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, O2 का, तो O2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मुझे यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब नहीं बताना है अभी यहाँ पर। क्यों, सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल के मैं अपना ही टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो डेटा यूज ही नहीं आना कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। बस अपन को तो जिसका मोल फ्रैक्शन बोला हो कैलकुलेट करने के लिए, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बस इतने चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 का गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो ये कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपना 3/2, पक्का। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं CO2 का मोल फ्रैक्शन। तो CO2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही तो आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3/2, ये हो जाएगा 2, ऐसा ही तो होगा, राइट। इसका एलसीएम ले लो भाई, क्लियर। अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2/5, सॉल्व करोगे तो कितना 0. सॉल्व करोगे तो कितना 0.4, ये क्या हो गया x ऑफ CO2, एक आंसर तो आ गया। अब देखो इस सोल्यूशन में कितनी चीजें अवेलेबल है, दो ही तो अवेलेबल है, एक क्या अवेलेबल है CO2 और दूसरा क्या अवेलेबल है O2। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्या जो अभी अभी मैंने सीखा है, x ऑफ CO2 प्लस x ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1। x ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लिया तो x ऑफ O2 कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1 - 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6। अब ये सही है या गलत है ये एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये जो डेटा निकला है ये बिल्कुल सही निकला है या गलत निकला है, ये एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। अगर अपन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि O2 का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो O2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये तो करते हैं। O2 के मोल्स इज 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 और डेसिमल्स में उसका आंसर आता 0.6। तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने एक पार्ट सही किया है तो दूसरे पार्ट के लिए इतनी मैथमेटिक्स भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो अपन लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, 42 ग्राम्स नाइट्रोजन गैस 3.011 into 10⁻24 molecules of ozone plus 120 grams of SO3, तीनों को अपन लोगों ने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। मिक्स करके क्या बनाया, एक सोल्यूशन बनाया। पूछा क्या जा रहा है, तीनों के मोल फ्रैक्शन बता दो। मतलब आपसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओजोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3, ये आपसे पूछा। आप तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, क्योंकि बिना नंबर ऑफ मोल्स के तो ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकते। तो देखो 42 डिवाइडेड बाय 28, यही तो आने वाला है। नाइट्रोजन गैस 28 और समथिंग एल्स, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, दो नाइट्रोजन का कितना होगा 28। यहाँ पर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यहाँ तक क्लियर। अगला पार्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, ओजोन के पार्टिकल्स 3.011 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1, तो 10/2। अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5। अगला पार्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, SO3 का गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। SO3 का मास कितना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 3 48, ये हो गया 80, ये हो गया अपना 3/2, राइट। अब देखो N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 3/2 इधर, 5 ओजोन का और 3/2 SO3 के। तो देखो ये कितना हो गया 1.5 + 5 + 1.5, तो नीचे तो हो गया टोटल 8, 3/2 into 8, नेट इफेक्ट इज 3/16। ये चीज समझ में आएगा। अगला पार्ट और देख लो, इधर ही दोनों इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना है 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 8 लिखोगे ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ओजोन्स, ये देखो 1.5 5 और 1.5, इनको जोड़ो कितना हो रहा है, यही तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो दैट इज 5/8। अगला देखो SO3 के मोल्स 3/2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो होगा। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कितना आ गया
3/16। अब आपको लगता है कि ये गलत है कि सही है, तो क्या करो, सबका सम कर लो। सबका सम करोगे तो इधर आ गया 3/16, इधर आ गया 5/8, इधर आ गया अपना फिर से 3/16। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे आ गया 16, इधर हो गया 3, इधर हो गया 10, इधर हो गया 3। नेट इफेक्ट इज 16/16, आंसर इज 1। तो आई थिंक हमने जो ये आंसर्स कैलकुलेट किए हैं ये बिल्कुल सही है। आ जाएगा। तो अपन लोगों ने मोल फ्रैक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसको फिनिश करेंगे पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स को, और नॉर्मेलिटी में जो एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अपना पार्ट कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।